हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो, आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक के बारे में जानेंगे कि किस तरह से हम दो चार्जेस के बीच में एक तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखें तो वो पोजीशन क्या होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है जिससे आपका आंसर विद इन 1 मिनट और 1.5 मिनट आ जाएगा। मतलब कैलकुलेशन करने में जो जो टाइम लगना है वो लगेगा, अदरवाइज़ इट इज़ वेरी सिंपल। और दूसरा हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या है, हम उसको यूज़ क्यों करते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है, ये हम देखेंगे। तो मेनली ये दो चीज़ें हम लोग आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद आर ट्रिक, है ना। हमारे पास देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक +4e और एक +e चार्ज ए डिस्टेंस पे रखे हैं। तो वी विल स्टार्ट विद बेसिक कॉन्सेप्ट कि कोई भी हम इस टाइप का क्वेश्चन करते कैसे हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। ये ऐसा है, वेयर शुड द थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग दैम सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम। देखो, इस लाइन पे मुझे एक तीसरा चार्ज रखना है। कहाँ रखूँ जिससे कि वो तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम पे रहे। प्लेस्ड इन द लास्ट जो है सो दैट इट मे बी, हाँ देखो इट मे बी बोला है ना, मतलब जो तीसरा चार्ज है वो इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। तो एक बात तो पक्की है देखो यहाँ पर कि जो +4e चार्ज है और जो +e चार्ज है उनके लाइन जॉइनिंग के बीच में ही कहीं पर, इस लाइन के दोनों की मिड मिड नहीं कहेंगे, मतलब इनके बीच में ही कहीं पर एक ऐसी पोजीशन होगी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, बट ये सेम है कि भाई इन दोनों की वजह से जहाँ पे फोर्स ज़ीरो हो जाए वो कंडीशन इनके बीच में कहीं आएगी। तो वो बीच वाली पोजीशन को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। लेट अस सपोज वो डिस्टेंस यहाँ से x है, तो यहाँ से वो a-x होगी क्योंकि टोटल डिस्टेंस a दे रखी है। ये सिचुएशंस यहाँ पे गिवन है। अब हम फोर्स निकालेंगे ऑन चार्ज q ड्यू टू 4e। तो ये बन जाएगा k 4e इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ऐसे ही हम दूसरे वाले e का q पे फोर्स निकालेंगे। फोर्स ऑन q ड्यू टू e, इट इज़ k e इंटू क्यू डिवाइडेड बाई a-x का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि फोर्स ज़ीरो आना चाहिए। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, 4e की वजह से इस पर अगर इधर फोर्स लग रहा है तो e की वजह से इधर फोर्स लग रहा है। ये है फोर्स ऑन q ड्यू टू 4e, ये है फोर्स ऑन q ड्यू टू e। दोनों इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे तो नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। तो k 4e इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू k e इंटू क्यू बाई a-x का होल स्क्वायर। यहाँ से के ई क्यू कैंसिल, और हमारे पास कंडीशन क्या आई कि x अपॉन a-x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट अंडर रूट, आफ्टर टेकिंग अंडर रूट इट बिकम्स 2 इंटू a-x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एंड दिस बिकम्स x इज इक्वल्स टू 2a/3। ये कंडीशन है। मतलब इन दोनों को लाइन जॉइनिंग देम अगर मैं 2a/3 फ्रॉम 4e एट 2a/3 डिस्टेंस, q विल बी इन इक्विलिब्रियम। q इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ठीक है। ये हो गया इसका एक बढ़िया तरीका, एक अच्छा मेथड जो हम लोग NCERT या बोर्ड्स में यूज़ करेंगे। अब देखो, आंसर चेक करने के लिए, जल्दी से किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसका आंसर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। +4e और +e, ये दो चार्जेस हैं, इनको a डिस्टेंस पे हमने रखा है। तो जिस पोजीशन पे ये इक्विलिब्रियम पे आएगा ना, वो पोजीशन हमेशा, जैसे मान लो ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस d1 और d2 का रेशियो जो होगा
ये हमेशा चार्जेस के रेशियो के बराबर अंडर रूट के रेशियो के बराबर होगा। मतलब ये D1 और D2 का जो रेशियो है वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग चार्जेस के अंडर रूट के रेशियो के बराबर होगा। तो D1:D2 क्या हो गया, देखो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2:1, मतलब 2:1 रेशियो में मुझे A डिस्टेंस को डिवाइड करना है। 2:1 में इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2/3A फ्रॉम दिस एंड A/3 फ्रॉम दिस। और यहाँ पे अगर मैं Q चार्ज रखूँगा तो इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। इट इज़ वन स्टेप सोल्यूशन, हमेशा ऐसा वैलिड है, हर केस में हम ये कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रिक टू सॉल्व द क्वेश्चन। मतलब विद इन अ मोमेंट तुमको बस रेशियो निकालना है एंड यू विल गेट द आंसर, एंड इट इज़ द ईजीएस्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस। ठीक है, अब देखो इसी का एक और टाइप करते हैं, 2 फ्री पॉइंट चार्जेस। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बतानी थी कि वेदर दिस केस इज़ स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, हमें इसमें केस भी डिस्कस करना है। तो देखो स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पे ये और बीच में एक चार्ज जिसकी डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर ली है, 2A/3 फ्रॉम दिस एंड A/3 फ्रॉम दिस। अब देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करें तो इफ़ Q इज़ पॉजिटिव चार्ज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये पॉजिटिव है। अब सोचो ज़रा कि अगर मैं इसको थोड़ा सा लेफ़्ट में ले जाऊँ, इक्विलिब्रियम की बात करें, हाँ इक्विलिब्रियम में अगर मैं इसको थोड़ा सा लेफ़्ट में ले जाऊँ तो इस 4E से इसकी डिस्टेंस कम हो गई, तो मतलब ये फोर्स बड़ा हो गया, रिपेल कर रहा था ना, रिपल्शन होगा पॉजिटिव पॉजिटिव में, तो ये फोर्स बड़ा हो गया। इट इज़ फोर्स ऑन Q ड्यू टू 4E। और क्योंकि प्लस E से इसकी डिस्टेंस बढ़ गई तो ये फोर्स थोड़ा छोटा हो गया। लेंथ से मैं फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इधर वाली लेंथ छोटी उधर वाली बड़ी। तो क्या होगा, जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा लेफ़्ट में पुश करूँगा, इसकी इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेफ़्ट में पुश किया, तो इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो इसको वापस राइट में ले जाएगा, क्योंकि ये राइट वाला फोर्स बड़ा है और लेफ़्ट वाला छोटा है। दिस इज़ नेट फोर्स। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेफ़्ट में पुश किया, ये वापस छोड़ते ही अपनी पोजीशन पे आना चाहेगा। अगर मैं इसको राइट में पुश करता तो क्या होता, तो राइट में पुश करने पे इसकी डिस्टेंस E से कम हो जाती, E से कम हो जाती तो वो वाला फोर्स बड़ा हो जाता, रिपल्शन फोर्स वो बड़ा हो जाता, और 4E से लगने वाला रिपल्शन फोर्स थोड़ा सा वीक हो जाता क्योंकि उससे डिस्टेंस कम हो गई। तो ये वाला फोर्स हो जाता है FQE और ये वाला फोर्स FQ4E। अभी इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आता, तो भाई वो रिजल्टेंट आता है इस साइड, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, जहाँ पे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेफ़्ट में पुश करें तो भी वो वापस लौट आए और राइट में पुश करें तो भी वो वापस लौट के आ जाए। तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो इट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यही चीज़ मैं एक और कंडीशन लेके बताता हूँ, 4E और +E। अगर यहाँ पे ये वाला चार्ज नेगेटिव हुआ, -Q हुआ, तो क्या होगा देखना। नेगेटिव होने पे इस कंडीशन को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा राइट में ले गया तो अब क्या हो रहा है, देखो अब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। अब -Q को E रिपेल नहीं करेगा, वो अपनी तरफ खींच रहा होगा, और क्योंकि उससे डिस्टेंस कम हो गई ना, तो अब ये फोर्स बढ़ गया, खींचने वाला फोर्स अपनी तरफ, और 4E से वो दूर चला गया तो ये फोर्स कम हो गया। अब अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो इसका जो नेट फोर्स आएगा वो इस साइड आ जाएगा। तो देख रहे हो, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, इससे अगर मैं थोड़ा सा राइट में जाता हूँ तो E जो चार्ज है वो इसको पूरा अपनी तरफ खींच ले जाएगा, वापस आने ही नहीं देगा। इक्विलिब्रियम पे जो वापस ना आने दे वो कंडीशन कहलाती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इफ़ Q इज़ नेगेटिव चार्ज
then it is unstable equilibrium. तो ये इसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एज वेल एज इन बोर्ड एग्ज़ाम्स ऑल्सो. कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्चुअल चीज़ है कि अगर किसी चीज़ को उसकी पोजीशन से स्लाइटली लेफ़्ट राइट पुश करा जाए और वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए तो वो स्टेबल होता है, और अगर वो लेफ़्ट राइट पुश करने पे वापस अपनी पोजीशन पे ना आए तो दैट इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो यहाँ पे देखो हमारे पास दिया है 4e और -e प्लस 4e और -e चार्ज, दे आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस a. अब हम थर्ड चार्ज -q को कहाँ रखें जिससे कि एंटायर सिस्टम में बी इन इक्विलिब्रियम. देखो ध्यान देना कि अब पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे चाहिए, सिर्फ -q को इक्विलिब्रियम नहीं करना, सबको इक्विलिब्रियम पे करना है. अब इस कंडीशन को कैसे डिटरमाइन करेंगे समझाता हूँ. देखो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर जो q होगा ना वो बीच में रखने पे कहीं पे भी, इन दोनों के बीच में कहीं पे भी रखने पे इक्विलिब्रियम पे नहीं आ सकता है ना, चाहे उसका कोई भी साइन हो. जैसे मान लो यहाँ पे मैंने -q को रखा तो क्या होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज इस -q को रिपेल करेगा और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा. तो इस पूरी लाइन पे इस पे जो फोर्स लगेगा ना वो लेफ़्ट साइड में लगता रहेगा, नेट फोर्स. तो इक्विलिब्रियम के लिए तो ज़ीरो होना चाहिए, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. तो इक्विलिब्रियम हमेशा कहाँ आता है, तो नोट कर लो इस बात को. इट इज़ इक्विलिब्रियम इज़ ऑलवेज ऑन adjacent side of charge with smaller magnitude. जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा होगा ना उसके एडजेसेंट साइड पे इक्विलिब्रियम आएगा. मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 4 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल है, तो इसका मतलब जो -q चार्ज होगा ना वो यहाँ कहीं रखा जाएगा इसके किसी एडजेसेंट पोजीशन पे, और इस पोजीशन को मान लेंगे कि ये x है. अब इसकी कंडीशन कैसे लिखेंगे, देखो k e इंटू q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू k 4e इंटू क्यू डिवाइड बाई a प्लस एक्स का स्क्वायर. ये हमने क्यों किया, देखो समझना कि ये जो -e है ना ये इस -q को रिपेल करेगा सेम डायरेक्शन में, मतलब सेम चार्ज है, सेम साइन के चार्ज हैं, इसलिए ये q और e का फोर्स हो गया. और जो 4e है वो -q को अट्रैक्ट करेगा. इसको q, 4e लिख देते हैं. अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि वो ऑपोजिट साइन के चार्ज है. तो अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स को इक्वेट कर दिया मैंने, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा. अगर मैं इसको ऐसे करके लिखता हूँ स्क्वायर तो ये 4 बनता है, अंडर रूट कर देंगे तो a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2x और x इज इक्वल्स टू a. ये कंडीशन आ गई, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव e चार्ज के राइट साइड में a डिस्टेंस पे आएगी. ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है. ठीक है, किसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, q की, -q की. ये हमने -q की पोजीशन निकाल ली. ठीक है, अब ध्यान देना कि यहाँ पर इस चीज़ को हम अपने पुराने मेथड से करते तो क्या होता, पुराना मेथड का मतलब ट्रिक से करते तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें दोनों चार्जेस ऑपोजिट साइन के होते हैं उसमें कभी भी बीच की पोजीशन पे तो नहीं आता, लेकिन वो स्मॉलर चार्ज के इस साइड आएगा. यहाँ पे हम -q रखेंगे. अब हमें ये डिस्टेंस दिया है a और ये डिस्टेंस दिया है x. अब क्या होगा, देखो ये जो डिस्टेंसेस है ना दोनों चार्जेस से, जो डिस्टेंसेस है उनका रेशियो हमने लिखा था पिछली बार भी कि एक साइड d1 था, एक साइड d2 था. तो यहाँ पर भी हम वही रेशियो लिखेंगे. देखो e से जो डिस्टेंस है वो है x और 4e से जो डिस्टेंस है वो है
ए प्लस एक्स, दोनों डिस्टेंसेस का जो रेशियो होगा वो इनके चार्जेस के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल होगा। देखो ई से डिस्टेंस था x और उससे था a प्लस एक्स, तो x और a प्लस एक्स का रेशियो था, तो x का डिस्टेंस e से लिखा है इसलिए रूट e, और a प्लस एक्स डिस्टेंस लिखा है 4e से, इसलिए ये ऐसा लिखा। अब ये क्या बन गया देखो, x अपॉन a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1/2, और इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट x इज इक्वल्स टू a। बहुत ही सिंपल है। तो ये इसका ऑल्टरनेटिव ट्रिक अप्रोच हमेशा, मतलब ये हुआ कि ऑपोजिट साइन के चार्जेस के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी हो तो उसके दूसरी साइड पे कहीं x रख दो, और वो डिस्टेंस हमेशा छोटे वाले मैग्नीट्यूड के चार्ज से डिस्टेंस लेनी है, और इसका जो प्रपोर्शन है वो हम 1:2 या 2:3 जो भी मानेंगे वो चार्जेस के अंडर रूट के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अब Q का हमने पोजीशन तो निकाल लिया, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे तो देखो ध्यान से देना, यहाँ पर 4e जो चार्ज है मैं इसके ऊपर फोर्स बैलेंस करता हूँ। देखो 4e चार्ज पे फोर्स बैलेंस किया तो इसको माइनस वाला जो e है वो तो अट्रैक्ट कर रहा होगा, F अट्रैक्शन का होगा इस पर ड्यू टू माइनस e, है ना, इसकी वजह से। लेकिन अब इस पे रिपल्शन किसकी वजह से होना चाहिए, इस Q की वजह से होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर रिपल्शन होगा तो ही तो ये फोर्स इस पे बैलेंस कर पाएंगे, तो इसका मतलब Q का जो साइन है इट मस्ट बी पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि वो +4e है तो ये मस्ट बी +Q, तो ये रिपल्शन ड्यू टू दिस चार्ज। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में इक्वेट करें तो ये बनेगा k 4e इंटू ई डिवाइडेड बाई a² मस्ट बी इक्वल टू k 4e Q डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स का स्क्वायर। k 4e कैंसिल, और x की जगह वी नो दैट x इज इक्वल्स टू a है तो इट बिकम्स 4a², तो e बाई a² बन जाएगा q बाई 4a², a² से a² कट, q की वैल्यू आ गई 4e, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव। तो अब आंसर क्या हो गया, q मस्ट बी इक्वल टू +4e, और पोजीशन x इज इक्वल्स टू a फ्रॉम -e, ये दो इसके आंसर्स हो गए। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर हम ये रेशियो प्रोपोर्शन वाली ट्रिक याद रखें तो। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने इस सेशन के लास्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज़ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। देखो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली किसी भी बॉडी के चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करने के लिए या चार्जेस किस नेचर के हैं उसको देखने के लिए यूज़ किया जाता है। बड़ा ही सेंसिटिव एपरेटस होता है। यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये गोल्ड लीव्स हैं, बहुत थिन होती हैं और बहुत सेंसिटिव, मतलब फोर्स इनके ऊपर क्या होगा, अगर ये इस टाइप की होगी जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ना, ये इस टाइप से बैंड रहती है। अगर मैं इस गोल्ड लीफ को चार्ज कर दूं तो इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये यहाँ से ओपन हो जाती है, सेपरेट होना चाहती है रिपल्शन की वजह से। अगर मैं इसको डिस्चार्ज कर दूं तो ये फिर एकदम इस टाइप से हो जाएगी, नीचे चार्ज करते ही रिपल्शन होके ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, घूम गया। ठीक है, इस तरह से रहता है। तो कंडीशन क्या है यहाँ पर, ये एक मेटल नॉब होती है, ये एक मेटल रॉड होता है, यहाँ पे रबर से इसको पूरा वैक्यूम करके सील कर देते हैं और यहाँ पर गोल्ड लीफ लगा के रखते हैं। अब जैसे ही हम इस मेटल नॉब के पास कोई भी चार्ज रॉड लाएंगे तो अगर हमने मान लो टच किया इसको, मेटल रॉड को इससे टच किया, चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब चार्ज ट्रांसफ़र होने के बाद वो मेटल पे पूरा स्प्रेड होना चाहेगा, वो यहाँ से नीचे जाएगा, नीचे जाके गोल्ड लीफ पे आ जाएगा, और गोल्ड लीफ
अपने इस रिपल्शन फोर्स की वजह से ओपन हो जाएगी। तो मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज रॉड है, तुमने इसको यहाँ से टच किया, ये ओपन हो गई। अब तुम दूसरी रॉड लेकर आओ, अगर वो दूसरी रॉड पे अननोन चार्ज है तो वो कैसे पता चलेगा? तो अननोन चार्ज को कैसे पता करते हैं हम? ये गोल्ड लीफ को पहले हमने एक नोन चार्ज से चार्ज कर दिया, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि वो पॉजिटिव है, तो हमने इसको इस तरह से चार्ज कर दिया। अब मैं एक अननोन चार्ज की रॉड लेकर आता हूँ। अब इसका चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये मुझे पता करना है। तो जैसे ही मैं इसको टच करूँगा और मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो वो क्या करेगा, अपने पॉजिटिव चार्ज को इसे सप्लाई करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से नीचे जाकर इधर और इधर स्प्रेड हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो रिपल्शन बढ़ेगा और ये और ज़्यादा ओपन अप हो जाएगा। तो इफ़ इट ओपन मोर देन इट इज़ सिमिलर चार्ज, जो भी गोल्ड लीफ पे था उसी के बराबर होगा। और अगर ये ओपन ना होके क्लोज हो जाए, अगर ये क्लोज हो जाए तो इसका मतलब कंडीशन उल्टी हो गई है। जैसे ये है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अब मान लो कि मैं इसको नेगेटिव रॉड से टच करा देता हूँ। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से सप्लाई होकर इधर जाके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब कम होता जाएगा यहाँ पे चार्ज, ये ख़त्म हो गया, इस तरह से कम हो जाएगा तो रिपल्शन फोर्स कम होगा और ये गोल्ड लीफ्स पास आ जाएंगी। तो इफ़ इट क्लोज देन इट मस्ट बी ऑपोजिट चार्ज। तो गोल्ड लीफ का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा होता है। हम इसको पहले एक नोन चार्ज से चार्ज करते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि अननोन रॉड पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे हम इंडक्शन प्रोसेस को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो कि गोल्ड लीफ को हमने पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है और अभी इस मेटल नॉब से हम दूर ही रखें रॉड को, पास ना लाएं। अब ऐसा करने पे क्या होगा, इंडक्शन से क्या होगा तो देखना। अभी अगर मैं इसको दूर ही रखूँगा, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड है, दूर रखने से क्या होगा, इस मेटल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये उसको अपनी तरफ यहाँ पे पुल करना चाहेगा और इसके जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे उनको ये रिपेल कर देगा और वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ट्रैवल करते हुए यहाँ पहुँच जाएंगे। ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव आ गया और ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव क्या करेगा, इसको ओपन अप कर देगा, इट विल ओपन। तो इसका मतलब हुआ कि चाहे तुम पॉजिटिव रॉड को थोड़ा सा पास लाओ और इंडक्शन देखो या फिर सीधा टच करा दो, इन बोथ द केसेस अगर सेम चार्ज है, इफ इट इज सेम चार्ज देन it will always open the gold leaf। ठीक है, और सिमिलरली वाइस वर्सा अगर अपोजिट चार्ज है तो ये उसको क्लोज कर देगा। इंडक्शन से भी वैसा ही कुछ होगा। अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की रॉड लाते तो ये ऊपर की साइड पॉजिटिव को खींच लेता और नीचे पुश करके नेगेटिव को भेज देता और नेगेटिव चार्ज नीचे जाके पॉजिटिव को कम करके उसको क्लोज कर देता। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव चार्ज वाला भी एक बार बना देता हूँ। यहाँ पर ये रॉड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, अगर हम इसको नेगेटिव चार्ज की रॉड पास लेकर आएंगे तो यहाँ पर जो पहले से पॉजिटिव चार्ज पहले से प्रेजेंट था, तो ये नेगेटिव चार्ज की रॉड क्या करेगी, ऑपोजिट चार्ज के पार्टिकल्स को ऊपर खींचना चाहेगी। अब ऑपोजिट चार्ज के पार्टिकल्स को ऊपर खींचना चाहेंगी तो क्या मतलब हुआ, यहाँ से पॉजिटिव निकल के ऊपर जा रहा है, यहाँ से पॉजिटिव निकल के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, ये कम हुआ,
ये कम हुआ तो इनके बीच का रिपल्शन वीक हो गया और इट विल क्लोज, इट विल कम क्लोज। रिपल्शन वीक हुआ ना तो ये नीचे की साइड गिरना शुरू कर देगा। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्ड लीफ। तो आई होप आज का सेशन आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। और अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल एंड comment in your comment box so that I will prepare few interesting topics for you। जो भी आप comment box में लिखोगे मैं उसके लिए आपको topics बना के ज़रूर दूंगा। See you all in our next session. Take care. Have a nice time.